इसके साथ आपका पाठ समाप्त होता है। कल हम एक नई जानकारी और एक नई खोज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप सभी का इस विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो कि आपकी पुस्तक आओ सीखें विज्ञान का पहला पाठ है। तो बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में आप सभी ने जाना कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है और इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपने विस्तार पूर्वक जाना होगा। तो आज हम सीखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इससे पहले आप, चूंकि पाठ से ही आप समझ रहे हैं कि प्रौद्योगिकी क्या है, जो कि आप पूर्व भाग में जान चुके हैं, लेकिन आज की कक्षा शुरू करने से पहले एक बार फिर से हम प्रौद्योगिकी को दोहराते हैं। बच्चों, हमारे चारों ओर विज्ञान है। हर वस्तु क्यों होती है, कैसे होती है, सबके पीछे विज्ञान है। विज्ञान के नियम हैं, विज्ञान के सिद्धांत हैं। इन्हीं नियम और सिद्धांतों का प्रयोग करके हमने बहुत से संसाधनों का निर्माण किया है, जिससे हमारा जीवन सरल और सहज हो गया है। बच्चों, यही है प्रौद्योगिकी। तो अब हम जानते हैं कि इस प्रौद्योगिकी ने हमारे देश के किन किन क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम ये भी जानते हैं कि ये क्रांति क्या होती है। क्रांति का अर्थ, बच्चों, क्रांति का मतलब किसी व्यवस्था में बदलाव हेतु सामूहिक रूप से संघर्ष करके कोई पहले वाली व्यवस्था को बदलना। हम आसान और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब बदलाव धीरे धीरे होता है तो उसे हम विकास या परिवर्तन कहते हैं, लेकिन जब यही बदलाव बहुत तीव्र गति से और बहुत बड़े पैमाने पे होता है तो इसे हम कहते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन। आगे चलते हैं बच्चों और जानते हैं कि हमारे देश के किन किन क्षेत्रों में इस प्रौद्योगिकी के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो चलिए शुरुआत हम करते हैं कृषि क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन में हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बच्चों, जानते हैं कि ये हरित क्रांति क्या है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशा के अनुरूप वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। इस हरित क्रांति को भारत में शुरू करने वाले थे M.K. स्वामीनाथन जी। और बच्चों, ये हरित क्रांति सिर्फ हमारे भारत में नहीं, अन्य बहुत से देशों में शुरू हुई थी और वहां पे शुरू करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर नरमन ब्लॉक जी को। बच्चों, इस हरित क्रांति के पश्चात हमारे देश में बहुत से आधुनिक उपकरणों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में होने लगा, जिससे कि हमारे किसान भाइयों का जीवन बहुत ही सरल और सहज हो गया। पहले जिन उपकरणों का प्रयोग करके हम खेती किया करते थे, उनसे पर्याप्त मात्रा में हमें खाद्यान्न प्राप्त नहीं होता था। हमारे पास, हमारे देश में भरपूर उपजाऊ भूमि थी, लेकिन उसके बावजूद भी उपज कम होती थी, जिसका कारण था कि हम पुराने तरीकों से खेती किया करते थे। लेकिन इस हरित क्रांति ने हमें बहुत से आधुनिक उपकरण दिए, उन्नत किस्म के बीज जिनसे कि फसल हमारी अच्छी हो वो हमें दिए, सिंचाई करने के लिए नए नए तरीके दिए। पहले हमारी जो सिंचाई व्यवस्था थी वो अधिकतर वर्षा पर ही निर्भर होती थी। बच्चों, अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल बहुत अच्छी, अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल में कमी हो जाती थी। तो इस हरित क्रांति के पश्चात प्रौद्योगिकी के द्वारा बहुत से नवीन उपकरण हमारे किसान भाइयों को
प्राप्त हुए, जिससे कि खेती करने में बहुत ही सुविधा प्राप्त हुई। बच्चों, हरित क्रांति के द्वारा सिर्फ हमें आधुनिक उपकरण ही नहीं प्राप्त हुए, हमारे किसान भाइयों का जीवन सरल हो इसके लिए बहुत सी योजनाओं का भी प्रारंभ हुआ। इसमें सबसे बड़ी चीज थी फसल बीमा। बीमा का अर्थ होता है बच्चों, यदि हम किसी वस्तु का बीमा करते हैं तो यदि वह वस्तु का नुकसान हो जाता है या वह नष्ट हो जाती है तो बीमा कंपनी या सरकार के द्वारा उस वस्तु का मुआवजा हमें मिलता है। तो बच्चों, आप तो जानते ही हो कि कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है या खेतों में कई बार आग लग जाती है, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती थी, जिससे कि उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन इस फसल बीमा के बाद सरकार की तरफ से यदि इस तरह का कोई नुकसान उन्हें होता है, जैसे सूखा अगर पड़ गया है क्षेत्र में या उस क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, तो उनकी फसल का कुछ मुआवजा सरकार उन्हें देती थी। अच्छा बच्चों, आधुनिक जीवन में बहुत से नई मशीनें खेती करने के लिए तो आईं, लेकिन आप तो जानते हैं कि ये मशीनें दाम, उनका मूल्य बहुत ज़्यादा था। हमारे किसान भाई क्या इन्हें खरीदने के लिए सामर्थ्य थे? नहीं। तो इन आधुनिक उपकरणों को खरीदने के लिए हमारी सरकार ने इस हरित क्रांति के पश्चात गांव-गांव में ग्रामीण बैंकों की शुरुआत की, जिसके तहत हमारे किसान भाइयों को बहुत ही आसान किस्म पे बहुत ही कम दरों पर ऋण मिल जाता था। इस ऋण के मिल जाने से हमारे किसान भाई आधुनिक उपकरण को खरीदते थे, आधुनिक किस्म के बीजों को, रासायनिक खादों को, इन सब को आसानी से खरीद पाते थे और उससे वो अपनी खेती को किया करते थे। तो हरित क्रांति के द्वारा जिस प्रकार फसल के उत्पादन में क्रांति आई, उसी प्रकार अन्य कई क्षेत्रों में भी क्रांति हुई, जैसे कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के द्वारा हमारे दूध के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। उसके बाद पीली क्रांति। पीली क्रांति में किसके उत्पादन में वृद्धि हुई बच्चों? तिलहन के उत्पादन में। और आई उसके बाद भूरी क्रांति। भूरी क्रांति ने हमारे उर्वरक उत्पादन को बहुत बढ़ाया। उसके बाद नीली क्रांति। नीली क्रांति ने मत्स्य उत्पादन को एक नई ऊंचाई दी। बच्चों, इन क्रांतियों को याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने देखा होगा इन सभी क्रांतियों के आगे एक रंग के नाम लिखे हैं और इनके उत्पादन उसी रंग से मिलते हैं, जैसे कि हरित। हरित यानी हरा। हरा हमारी क्या होती हैं? फसलें। तो ये किससे जुड़ी हुई हैं? फसल उत्पादन से। श्वेत क्रांति। श्वेत यानी कि सफेद। सफेद क्या होता है बच्चों? दूध। तो श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? दूध क्रांति से। तो बच्चों, इस प्रकार आप इसे आसानी से अपने स्मरण में रख सकते हैं कि कौन सी क्रांति किससे जुड़ी हुई है। तो बच्चों, आगे देखते हैं कुछ नए उपकरण जो हमारे कृषि क्षेत्र में अब अपनाए जा रहे हैं। ये तो बच्चों पुराना तरीका है जो कि पहले हरित क्रांति से पहले अपनाए जाते थे। जैसा कि आपको चित्र में साफ दिख रहा है कि ये सभी तरीके जिनमें परिश्रम और समय दोनों बहुत ज्यादा लगता था और हमारी जो फसल का उत्पादन होता था वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं होता था। लेकिन आज जब प्रौद्योगिकी हमारे कृषि क्षेत्र में आ चुका है, तब हमारे पास इस तरीके से नए नए उपकरण हमारे सामने हैं, जिससे कि हमारे किसान भाई अपनी खेती को बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं। इससे तो आप सभी परिचित होंगे, ये है ट्रैक्टर, जिसका उपयोग आज बहुतायत में हो रहा है। हर किसान भाई इसका प्रयोग खेत जोतने में कर रहे हैं। ये है बच्चों पैडी ट्रांसप्लांटर। जहाँ पे बड़े पैमानों पे धान की उपज होती है, वहां पर इस तरीके के एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे अपने आप धान की रोपाई हो जाती है और इससे है समय और परिश्रम दोनों ही बचते हैं। ये है बच्चों ट्यूबवेल। इससे भी आप सभी परिचित होंगे। आज सिंचाई के लिए इसका बहुतायत से प्रयोग हो रहा है। बच्चों, इसके द्वारा
भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है। जब वर्षा ना हो रही हो तो हमारी भूमि के अंदर जो भी जल है उसका प्रयोग हम सिंचाई में आसानी से कर सकते हैं। ये है बच्चों रिपर, जिसका उपयोग आज फसल को काटने में किया जाता है। इसके प्रयोग से कम समय में बहुत बड़ा क्षेत्र की फसल आसानी से कट सकती है। तो बच्चों, देखा आपने, कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आ जाने से हमारे किसान भाइयों का जीवन कितना सरल और सहज हो गया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जनसंचार क्षेत्र में क्या क्रांति आई है। जनसंचार, जनसंचार क्या होता है बच्चों? जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। संचार संबंध क्या होता है बच्चों? मतलब हमने यहाँ आपसे कुछ कहा और एक साथ हमारी बात कई लोगों तक पहुँच गई। आज इस काम के लिए हमारे पास बहुत से साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, मोबाइल और टीवी और भी बहुत तरीके की मैगजीन। सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर पे। बच्चों, कंप्यूटर का प्रयोग आज की तिथि में हर जगह हो रहा है, क्योंकि इसके प्रयोग से हर कार्य आसान हो गया है। यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसके द्वारा हमारे जो डाटा हैं, हमारे जो आंकड़े होते हैं, उनका रखरखाव बहुत ही आसान और सुरक्षित हो गया है। आज इनका प्रयोग रेलवे क्षेत्र, हॉस्पिटल, स्कूलों सभी जगह पर हो रहा है, क्योंकि इनके द्वारा आंकड़ों को सुरक्षित रहना बहुत ही आसान हो गया है। ये सभी कार्य को बहुत ही सुविधाजनक पूर्वक से करते हैं। बैंकों में इनके प्रयोग से सारे कार्य बहुत ही आसान हो गए हैं। और बच्चों, इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोबाइल ने हमारे जीवन को कैसे बदला। मोबाइल से तो बच्चों आप सभी परिचित होंगे। इसके आ जाने से तो जनसंचार क्षेत्र में एक क्रांति आ गई है। एक समय था कि जब हमें अपनी बात किसी और तक पहुंचानी होती थी तो बहुत समय लगता था। हमें अपनों का हालचाल जानना होता था तो बड़ा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज सेकंडों में हम जब चाहें, जिससे चाहें, तुरंत संपर्क कर सकते हैं। और इसका श्रेय किसको जाता है? हमारी प्रौद्योगिकी के द्वारा। बच्चों, एक समय था कि टेलीफोन के द्वारा भी हम एक दूसरे से बात कर लेते थे, लेकिन जो ये टेलीफोन था ये सिर्फ उच्च वर्ग तक ही सीमित था। ये आम लोगों की पहुंच तक नहीं था। और टेलीफोन के द्वारा किए जाने वाली एसटीडी कॉल या आईएसडी कॉल वो तो बहुत ही महंगी होती थी बच्चों। लेकिन इस मोबाइल के आ जाने से आज हमारे चाहे रिक्शेवान हो या मजदूर वर्ग हो, हर कोई अपने घर वालों के संपर्क में है। और टेलीफोन के द्वारा तो सिर्फ हम बात करते थे, लेकिन इस मोबाइल के द्वारा हम सिर्फ बात ही नहीं करते, हम अपने संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना वीडियो बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। ऐसे न जाने कितनी इसमें सुविधाएं हैं जो कि हम इसके प्रयोग से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और हाँ बच्चों, ये एक देखिए, ये होता है सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी वर्क हम देखते हैं मोबाइल और कंप्यूटर में, इन सब का जो श्रेय जाता है वो उपग्रह के द्वारा होता है सारे कार्य। क्योंकि आपने तो मोबाइल टावर बहुत देखे होंगे जो कि गाँव में दिख जाते हैं। हमारे जो मोबाइल में सिग्नल आता है वो इन मोबाइल टावर के द्वारा आता है, लेकिन मोबाइल टावर को जो सिग्नल आते हैं वो इन उपग्रह के द्वारा आते हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जनसंचार क्षेत्र में कितनी क्रांति आ गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में हुए परिवर्तन। बच्चों, एक समय था कि गांव में बहुत सी बीमारियों को लेकर के बहुत से अंधविश्वास थे। बहुत सी बीमारियों को तो लोग कहते थे कि ये देवी का प्रकोप है और उसका इलाज भी नहीं कराते थे। और
जो इलाज था वो बहुत महंगा था और हर आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर था। लेकिन आज आज जो है प्रौद्योगिकी के विकास से जो ये चिकित्सा है वो हर आम आदमी की पहुंच तक है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज के लिए दवाइयों की खोज हो चुकी है। चेचक, काली खांसी, पोलियो, टीबी इन सब की रोकथाम के लिए हमारे प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा टीकों का इंतजाम हो चुका है। बच्चों, ये टीके क्या होते हैं? आपने सुना होगा कि सरकार और स्कूलों की तरफ से बहुत प्रचार प्रसार होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 9 माह तक बहुत से ज़रूरी टीके होते हैं जो बच्चों को लगाने चाहिए। इनके लगने से बच्चों होता ये है कि इन बीमारियों से लड़ने के लिए आपके शरीर में, जिसे ये टीका लगा हुआ है, उसके शरीर में उस रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा हो तब से लेकर के जितने भी आवश्यक टीके हों वो बच्चों को जरूर लगना चाहिए। इससे होता क्या है कि इस तरह की जितनी भी जानलेवा बीमारियां हैं, चेचक, काली खांसी, इन सब का रोकथाम जो होता है वो बचपन में ही हो जाता है। आधुनिक मशीनों का आविष्कार हो चुका है। किसके द्वारा हुआ है इनका आविष्कार? प्रौद्योगिकी के द्वारा। इन मशीनों के द्वारा आज हम हमारे शरीर के अंदरूनी भागों की जांच आसानी से कर पा रहे हैं। बच्चों, कोई भी रोग, हर रोग हमें ऊपर से तो नहीं दिखता है। जैसे हमें बुखार है तो हमने अपने शरीर को छू के देखा, अगर गर्म है तो हमें मालूम चल जाता है कि हमें बुखार है। या बहुत सी ऐसी चोट हमें लगती है वो हमें मालूम चल गया कि हमें चोट लगी है, कैसे दवा करनी है। लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती हैं, जिसकी जानकारी के लिए हमें बहुत सी अत्याधुनिक मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। और ये मशीनें आज चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्ध हैं। मस्तिष्क की जांच के लिए आज हमारे पास स्कैनर है, जिससे कि हम पूरे शरीर की जांच आसानी से कर पाते हैं। और यदि हमारे शरीर में कोई भी प्राणघातक रोग है तो उसकी जानकारी डॉक्टर्स को मिल जाती है, और जब जानकारी मिल गई है तो उस रोग का इलाज भी संभव हो जाता है। यहाँ कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनका बहुतायत से उपयोग हो रहा है। ये है बच्चों एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन के द्वारा एक्सरे निकाला जाता है। इस एक्सरे से तो आप सभी बखूबी परिचित होंगे। सभी ने कभी न कभी कहीं न कहीं ये एक्सरे फिल्म तो देखी ही होगी। बच्चों, इसके द्वारा हमें अपने शरीर की हड्डियों की जानकारी होती है। कई बार हमारे शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं और हमें मालूम भी नहीं चल पाता है। इस एक्सरे मशीन के द्वारा हमें इसकी जानकारी आसानी से हो जाती है। ये है बच्चों अल्ट्रासाउंड मशीन। अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा पेट के आसपास के भाग और पेट के अंदर के भाग की जानकारी होती है, जिसका प्रयोग करके डॉक्टर्स पेट के अंदर की बीमारियों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये है बच्चों एमआरआई मशीन। इसका प्रयोग होता है शरीर के स्कैन करने के लिए। इसके द्वारा हम पूरे शरीर की जांच आसानी से कर लेते हैं। कई बार ऐसी बहुत सी घातक बीमारियां हो जाती हैं हमारे शरीर में जिसके लक्षण ऊपर से दिखाई नहीं देते हैं, तो इसकी जांच के लिए हमें एमआरआई करानी पड़ती है। ये है बच्चों इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में इस तरीके का एक तार होता है जिसके यहाँ अंत में एक छोटा सा कैमरा लगा होता है। ये इस तार जो है शरीर के अंदर में जाता है और यहाँ पे उपस्थित कैमरे के द्वारा डॉक्टर देख लेते हैं कि अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यदि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है शरीर के अंदर, तो उनका दवाओं के द्वारा इलाज संभव है। तो देखा बच्चों, इन बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा हर रोग की जानकारी डॉक्टर्स कर लेते हैं, और जब रोग की जानकारी हो जाती है तो इनका इलाज भी आसानी से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि ईंधन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ने क्या परिवर्तन किया है। ईंधन क्या होता है बच्चों?
ईंधन वह होता है जिसको जलाने पे हमें ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से कार्य होता है। हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से ही कोयला, लकड़ी, मिट्टी के तेल, इन सब का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। बहुत पहले आपने देखा होगा कि आपकी दादी नानी वगैरह जो थी वो गोबर के उपलों पे या लकड़ी से खाना बनाती थी। तो बच्चों, इसका जो प्रयोग होता था, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इससे परिश्रम और समय दोनों बहुत लगता था और इससे निकलने वाला जो धुआं था वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता था। लेकिन आज प्रौद्योगिकी के द्वारा हर घर में इस तरीके का गैस सिलेंडर उपलब्ध है। बच्चों, गैस सिलेंडर पे खाना बनाना बहुत ही आसान है। ये जो गैस सिलेंडर है आज हर घर में उपलब्ध है। इसके अंदर बच्चों एलपीजी गैस होती है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसके द्वारा आज खाना बनाना बहुत ही आसान हो गया है। और बच्चों, इसमें किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलता जो कि आपके स्वास्थ्य पे हानि पहुंचाए। इसको तो आप सभी ने देखा होगा, शायद पिक्चरों में या पुरानी किताबों में। जी हाँ बच्चों, ये है बैलगाड़ी। ये प्रयोग की जाती थी पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। लेकिन आज जब हम डीजल और पेट्रोल का प्रयोग जानते हैं तो उसके प्रयोग से आज हमारे पास यातायात के लिए अनेक साधन हैं। आज गांव हो, शहर हो, कहीं पर भी हमें जाना हो, हर जगह जाने आने के लिए बहुत से साधन हमारे पास उपलब्ध है, जिससे हमारा यातायात बहुत ही सरल और सुलभ हो गया है और समय की भी बहुत बचत होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। सुरक्षा, बच्चों, हर कोई अपनी सुरक्षा करना चाहता है, तो हमारे देश की सुरक्षा क्यों ना हो। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में भी प्रौद्योगिकी ने बहुत से नए परिवर्तन किए हैं। एक समय था बच्चों, शायद अभी आपने रामायण महाभारत देखा होगा और उनकी लड़ाइयाँ देखी होंगी, जबकि लड़ाई किससे होती थी? तीर, धनुष और घोड़े, हाथी, इन सब का प्रयोग युद्ध में होता था। लेकिन आज हमारी सेना के पास ऐसे कई मिसाइल हैं जिनका उपयोग हम करके कई हजार किलोमीटर दूर बैठे हम अपने शत्रुओं पर निशाना लगा सकते हैं। बच्चों, इनके प्रयोग से ये जब हमारी सेना के पास हैं तो हमारे सैनिकों का मनोबल भी बहुत बढ़ा है, क्योंकि जब हमारे पास अच्छे हथियार होते हैं तो हमारा मनोबल भी बहुत ऊंचा होता है। इनके द्वारा हम कई हजार किलोमीटर दूर तक अपने शत्रुओं को निशाना बना सकते हैं। इस तरीके का तोपों का भी इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में बहुत किया जा रहा है। इनके प्रयोग से हम कई किलोमीटर दूर तक गोले और बारूद को फेंक सकते हैं। ये है बच्चों सैटेलाइट। सैटेलाइट का प्रयोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनसंचार क्षेत्र में हो रहा है, इनका प्रयोग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में भी बहुतायत से हो रहा है। इनके द्वारा हमें जानकारी हो जाती है कि कोई शत्रु सेना या कोई शत्रु का विमान हमारी सीमा में तो नहीं अंदर आ रहा है, और हमें जानकारी हो जाती है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, एकदम सावधान हो जाते हैं। यह है बच्चों ड्रोन। इस ड्रोन के द्वारा हम कहीं पे भी बैठे हुए दूर तक अपने शत्रु सेना पर निगरानी कर सकते हैं। इनका भी प्रयोग आज की कल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में हो रहा है। और बच्चों, आपको जान करके ये बहुत खुशी होगी कि हमारा जो देश है वो विश्व के 10 अग्रणी देशों में से एक है राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत। बच्चों, अभी तक तो आपने अनेक लाभ देखे हमारी प्रौद्योगिकी के, लेकिन बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। जहां प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को सरल किया है, वहीं प्रौद्योगिकी के द्वारा हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां भी आई हैं, लेकिन ये कठिनाइयां भी हमारे द्वारा ही आई हैं,
क्योंकि जब ये प्रौद्योगिकी का विकास करने के चक्कर में हमने अपने जंगल, अपने आसपास बहुत ही प्रदूषण फैला लिया है। हमने कई कल औद्योगिक धंधों के निर्माण के लिए कई कल कारखाने लगाए, लेकिन इनसे निकलने वाला जो धुआं है, इनसे निकलने वाला जो दूषित जल है, ये सब हमारी नदियों को, हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित कर रहा है। इसके द्वारा हमारा जो प्रदूषण है वो बहुत बढ़ रहा है। और हाँ बच्चों, प्रौद्योगिकी पर हम निर्भर होकर के अपने जो स्वतंत्र विचारों की क्षमता को है वो भी खो रहे हैं। आजकल होता क्या है कि हमें जहाँ कोई प्रश्न, कोई परेशानी होती है, तुरंत हम गूगल करने लगते हैं, अपनी सोच और अपनी समझ को तो देखते ही नहीं हैं। बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें अपनी सोच और समझ पे विश्वास रखना चाहिए, फिर हमें अपने नए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। नवीनतम उपकरण रखने का दबाव हमारी जेब को खाली कर सकता है। आप तो जानते हो बच्चों, जितने नए उपकरण आ रहे हैं वो महंगे भी हैं। तो जिन उपकरणों का प्रयोग हमें अपने जीवन में करना है, जिनकी जरूरत हमें है, हमें केवल उन्हीं को खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास वालों ने कुछ लिया है तो वो हमें भी लेना चाहिए। जिनकी जरूरत हमें हो, केवल उन्हीं का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो बच्चों, प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को बदला, हमें आज विश्व में एक अच्छा स्थान दिया। आज हम विश्व में अग्रणी हैं, लेकिन ये स्थान बना रहे उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत ही समझदारी पूर्वक करें, अपने आसपास पेड़ों को लगाएं। और हाँ बच्चों, विज्ञान के द्वारा होने वाले नए आविष्कारों का प्रयोग हम समाज की उन्नति में करें। बच्चों, उम्मीद है कि आज की इस कक्षा के बाद आप इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। बच्चों, इस कक्षा के बाद अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पहले पाठ मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कम से कम बच्चों 2 बार जरूर पढ़िएगा, तो आपको ये बताई गई चीजें और अच्छे से समझ में आएगी और आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि उन प्रश्नों का उत्तर आपकी पुस्तक में ही दिया गया है। बच्चों, अच्छा, मुझे आशा है कि आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी और आप घर में बैठ के इसको पुनः दोहराएंगे। तो बच्चों, नमस्कार। नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है।